प्रश्न कहाँ आ सकते हैं? ये प्रश्न आपको टीजी पीएचडी की परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकते हैं, और जो है जब आपका प्रवक्ता का साक्षात्कार होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रश्न उसी में से बनना है, और अपने स्तर से जो कुछ किताबें हैं उसको आप पढ़ते रहिए, और हमारे जो नोट्स हैं उसको नोट करते रहिए, और जो आप पाठ पढ़ रहे हैं विचार कर सकते हैं। आदिकाल में 2013 के विज्ञापन में 10 से 12 सवाल आए थे, और जिसमें 14 प्रश्न लगभग आपके भक्तकाल से आए थे। तो बहुत बड़े पाठ आप पढ़ रहे हैं। आप भक्तकाल को देख करके अनुमान मत लगाइएगा कि भक्तकाल में जो क्वेश्चन बने हैं टॉपिक है तो रीतकाल छोटा पाठ आ जाएगा, फिर भारतंज भी छोटे पाठ होंगे, कुछ ऐसे पाठ होंगे कि कम समय में ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ पाठ ऐसे होंगे जिसमें समय लगते हैं। आपसे 18 सवाल भी भक्तकाल से पूछे गए हैं, तो 18 सवाल अगर पूछे गए हैं तो 8 मिनट में नहीं पूरा होता है। और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सीरियस होकर पढ़ेंगे, तभी आप लोगों ने पढ़ाई किया, आपको सफलता नहीं मिली। तो जिस स्तर से हम बता रहे हैं इस बार प्रयास करिए, इस बार आपको देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। और किसी हमारे सफल प्रतियोगी ने बताया कि सफलता एक दिन नहीं मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ईमानदारी से अध्ययन करने की जरूरत है, और जो भी आपको तरीके बताएंगे उसको फॉलो करिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और उसको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। और एक चीज़ और, सिलेक्शन या कोई सफलता ये मत सोचिए सिलेबस से मिलती है, तैयारी पे होता है सिलेक्शन। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि साहित्य 1 घंटा पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए अभी जो विज्ञप्ति आई थी विज्ञप्ति निरस्त हो गई, फिर से फार्म भरवाया जाएगा। और अभी तक बैठे ही रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके कुछ तो किए नहीं आप। तो कोरोना नाम पे आप लोग बैठकर खाए हैं, सिर्फ भोजन किए हैं। तो जो पढ़ रहा है रात दिन, गाइड भी ले रहा है, कोच का सहारा ले रहा है, वो करता है। हर चीज टीचर पर नहीं, आप लोग भी खुद भी सेल्फ स्टडी करिए। किताबें वही हैं, प्रश्न पत्र है आपके पास, कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आप भी सीखिए, टीचर की बात सुनिए, अपना भी प्रयास करिए। और प्रयास अपना जो स्वयं अंदर फीलिंग होती है वही कुछ करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी कोच कबीर बोला कबीरे लेके बैठे हैं महीने से। आप एक कंप्यूटर हैं, हिंदी का विषय है, ऐसा नहीं है कि मैथ है, आपको 2 का 10 का पढ़ना नहीं आएगा तो अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग हिंदी विषय है जिसमें आपको गाइडलाइन की जरूरत है। अब एक ही दिन में पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, कहीं पढ़ा दें, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा। कई आदिकाल से लेकर के सभी पूरी रचनाएं बताते रहे, तो 5 मिनट में उन सभी प्रतियोगी जो अपना धैर्य खो बैठे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि 1 घंटा साहित्य पढ़ा करके कैसे सिलेबस पूरा करेंगे। तो ये भी हम बता दे रहे हैं, कोई भी 4 घंटा ऑनलाइन नहीं पढ़ाता है।
जब आप अभी तक कुछ प्रयास ही नहीं किए हैं तो सोचते हैं कि हम सिलेक्शन ले लें। तो अगर इतना उतावले हो तो आ जाइए ऑफलाइन इलाहाबाद, यहाँ का भी देख लीजिए। फिलहाल आप लोगों के कमेंट नहीं है, लेकिन अंदर ऐसे द्वंद्व आ रहे हो तो और परेशान होकर सिलेक्शन नहीं पाएंगे। सिलेक्शन पाने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत है, और ये कोई चीज जैसे गेहूं का बीज है, आप बोए रोज उसको सुबह देख रहे हैं कि आप कब जमेगा, आप कब जमेगा, तो और नहीं जमेगा। आपने गेहूं के बीज को आज बोया, कभी भी उसको गर्मी की जरूरत है, उसको नमी की जरूरत होती है, उस समय पे ही सब कुछ जमता है। परीक्षा का विज्ञापन, भर्ती का विज्ञापन आया है, फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद डेट दिया जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर परीक्षा में बैठेंगे आप, वो भी बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ। अगर ऐसे उतावले हो जाएंगे तो समझ लिए रोल नंबर भी गलत करके चले आएंगे, ठीक है। इसलिए भक्त बन के पढ़िए, श्रद्धा रख के पढ़िए, तभी कुछ होना है। तो आज सबको नौकरी चाहिए और पढ़ना ना पड़े, तो और मेहनत भी ना करना पड़े। आप ही बैच में बहुत सारे लोग हैं जो इतनी सुविधा पाए हैं 6 बजे से। सब लोग जितने एडमिशन है सब लोग नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग खुद क्लासें नहीं ले पा रहे हैं रेगुलर। ऑफलाइन में भी आप यथार्थ जानिए, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग गार्जियन को ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रतियोगी निकालेगा जो बच्चे फाइट किए हैं वो कैसे थे, वो कौन सा नियम फॉलो किए, वो कैसे पढ़ते थे, उस पर नहीं फोकस है। लग रहा देखने से ही सिलेक्शन हो जा रहा है, ऐसा नहीं करना आपको सब कुछ है। बहुत लोग आते जानते हैं रिजल्ट बने हैं, एक किनारे से रिजल्ट बने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं दे पाए हैं। जो श्रद्धा भाव रखेंगे सिलेबस के प्रति, टीचर के प्रति, अपने के ऊपर, तब कुछ कर पाएंगे। आधा डिस्टर्ब है, वो कहीं टीजीटी की तैयारी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो आप जब मानसिक रूप से किसी चीज को 100% कि हमको करना है तब कर पाएंगे। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये देखिएगा इस ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारे लोग निकालेंगे। बहुत सारे लोग टैलेंट थे क्लास में, पढ़ाई करते थे। अभी बहुत सारे लोग आगरा से हमारे यहाँ पढ़े, अभी सोनबीर जी हैं, अभी कल आए थे, शांति से पढ़ते रहे। और जब रिजल्ट आया, प्रवक्ता में भी फाइट किए, टीजीटी भी फाइट की, प्रवक्ता इंटरव्यू दे के आए, आज उनका टीजीटी का इंटरव्यू है। और कल ऑफलाइन क्लास में आके बताए कि मैं भी सिंपल तरीके से पढ़ता था, हमको भी बहुत घबराहटें आती थी, टेस्ट में कम नंबर आते थे, लेकिन मैं क्लास की बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। और जब परीक्षा हुई, बहुत सारे लोग प्रवक्ता टीजीटी नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने प्रवक्ता भी परीक्षा उत्तीर्ण किया और टीजीटी भी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। प्रवक्ता का इंटरव्यू हो चुका, टीजीटी का इंटरव्यू आज है, यानी बुधवार को आज है। तो बहुत सारे लोग पढ़ते थे, सब दिमाग का ही खेल है। निगेटिव हो गए, दूसरे से पूछ ले, 4 क्वेश्चन नहीं हुआ आपका, तो इसलिए अब हम सुना रहे हैं आपको, देखिए ऐसे ही पढ़ाई होती है वक्त काल में।
भक्त काल में आगे मैं स्पीड बता रहा हूँ कि राम भक्त कब पढ़ेंगे। इसमें कुछ वैष्णव आचार्य पढ़ेंगे। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है, इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय में सूर्य नारायण की उपासना है। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, द्वैतवाद मध्वाचार्य है, द्वैतवाद शंकराचार्य है। रामा संप्रदाय प्रवर्तक रामानंद है। शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन हरवंश ने किया। अष्टापी कवि है सूरदास, कुमदास, परमदास, किरदास, गोविंद स्वामी, श्री स्वामी, श्री सूरदास। राम भक्त कवि है गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, ईश्वरदास में शुभ के अनुसार। अग्रदास ने लिखा अष्टयाम रामाष्टयाम, ध्यान रामजन उपासना भावनी पदावली। नमदास ने अष्टयाम भक्तमाल लिखा। ब्रज भाषा के कवि हैं। नामदास केष्टिया में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। भक्तमाल 200 भक्तों का चित्रण किया गया है और रामानंद के 12 शिष्यों को अलग भक्तमाल में ही किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरानंद थे या नरहरदास थे। इनकी भाषा अवधि व्रत दोनों थी। पिता का नाम आत्मारूप दुबे, माता वंशी थी, पत्नी का नाम रत्नावली था। वेद उपनिषद की शिक्षा जो दी थी इसे सनातन ने दी थी। आचार्य शुक्ल के 12 ग्रंथ हैं। कप्तावली, गीतावली, दोहावली, बलवा रामायण, रामायण शुभ, भारती मंगल, जानकी मंगल, बलवा रामायण, बराक संदीपनी, हनुमान बाहुक भी है, रामचरितमानस भी है, विनय पत्रिका भी है, कृष्ण गीतावली भी है, जिसमें रामचरितमानस 7 कांड है। 7 कांडों में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड है। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। इसमें सुंदर कांड है, इसका नायक हनुमान। प्रमुख रस अंगिरस है। अंगिरस शांत रस है या प्रमुख रस है। इस तरह सूरदास सुसागर सुसरल साहित्य लहरी है। रसकार प्रेम और लीला अष्टयाम है। नंदास सिद्धांत प्रचल है, रास प्रचल है, निकाल मंजरी, मान मंजरी, विराम मंजरी, भवन की। मीराबाई है। कृष्ण भक्ति गुरु रदास थे। जन्मस्थान मृताश्रमी कुड़की नामक गांव में। द्वारका में मृत्यु हुआ रक्षण मंदिर में। नरसिका मायरा नरसिमिता गौंडी चरित स्फुट पर सद्भाभान भूषण, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद टीका प्रमुख है। फिर आप ऋतकाल पढ़ेंगे। ऋतकाल को ऋतकाल रामचरित शुक्ल ने कहा और श्रृंगार काल विष्णु प्रसाद ने कहा। अलंकृत काल में सुमन ने कहा। कलाकार रसाल ने कहा। समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। पूरे ऋतकाल को काव्य की भाषा ब्रज है। तीनों भागों बांटा गया। ऋतबद्ध कवि ऋतसिद्ध ऋतमुख। ऋतमुख में घनानंद आनंद बोधा ठाकुर दिग्देव आते हैं। ऋतसिद्ध में बिहारी आते हैं, सेनापति आते हैं। ऋतबद्ध में केशव घनानंद और केशव चिंतामणि, भूषण देव, मतिराम, पद्माकर देव, भिखारी दास, महाराज जसवंत सिंह, ग्वालकर प्रमुख आते हैं। केशव ओरछा के थे। ओरछा नरेश राम सिंह भाई जी सभा कवि थे। कठिन काव्य का ब्रेक कहा गया। प्रमुख ऋतबद्ध कवियों कहा गया। कप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान की तारतम्य, जहांगीर चंद्र का, रामचंद्र का, जो रामचंद्र को छंदों का जागर कहा गया। रामसूत्र द्विवेदी ने कहा। पितामह वर्तमान ने फुटकर कविताओं का संग्रह कहा। 39 प्रकाश है रामचंद्र का में। 125 प्रकार के छंदों का वर्णन है। कप्रिय अलंकार संबंधी ग्रंथ है। इस तरह भूषण है। शिवाजी 6 साल के आश्रित थे। कानपुर के तिगवापुर के थे। बीरस में रचना करते थे। शिवराज भूषण शिवभानु 6 साल दशक है। समझ पा रहे हैं ना? क्या स्पीड नहीं पढ़ा जा सकता है? मतराम ललित रामायण का 50 का प्रतिबंधी मतराम से सही है। चिंतामण कप्तुल काव्य का प्रकाश संग्राम रास, पद्माकर जगदनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, पद्मा प्रबोध चासा, देव का भाव विलास, भानुविलास, विलास, 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 सुजान विनोद,
शब्दस्थान काबिल शान भिखारी दास काव्य श्रृंगार लगा चंद्रोड़ा प्रकाश सदनों का विष्णु पुराण भाषा समझ पा रहे हैं ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरह पढ़ने से टेट नहीं पास हो पाएंगे। तो इंटर का नौकरी की बात कर रहे हैं। सुजान सागर बिलाला को सार रसकेर बल्ली गोधा बिरावार से स्नामा मैं आपको सिखा रहा हूं कि देखिए 5 मिनट में पढ़ के भी समझा सकता है सिलेबस। कोई कमेंट आप लोगों के समझ में आ रहा है? बता रहे हैं बिहारी सही 719 दोहे हैं, ब्रज भाषा में है। राजा जैसे के आसन थे आलम का आलम के जिद्दों का मान सिंह है पूर्ण नाम। श्रृंगार श्रृंगार का ग्रंथ है। युद्धकाल में सेनापति हैं, युद्धवारणी के लिए जाने गए, प्रति चित्रण के जाने गए, कबीर नागर की रचना है। नाथ जसवंत सिंह ऋतुबद्ध कवि हैं, आचार्य की हैसियत से रचना किए, कवि की हैसियत से नहीं क्योंकि राजा थे। भाषा भूषण इनका महाराज जसवंत सिंह का है। समझ में आ रहा है? आपका कोई कमेंट इस तरह पढ़ाया जा सकता है कि नहीं? महीने नहीं आ रहा है। सीरियस होकर सुन रहे हैं? भारतीय युग पढ़ेंगे। आचार्य जस तीन उत्थान माने पूरे साहित्य में। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 50 कितने लोग पढ़ रहे हैं आप लोग? 96 लोग पढ़ रहे हैं। हमारी बातों को सुनिए। द्वितीय उत्थान द्विवेदी का कहा गया। प्रथम उत्थान भारतीय जी को कहा गया, शुक्ल ने कहा। तृतीय उत्थान छायावाद को। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 75 संवत में। तृतीय उत्थान संवत 75 से 70 भारतीय जी में जो कम है मंडल तैयार की, भारत ने मंडल तैयार किया। तो भारत हरिश्चंद्र ने भी काशी के थे, नौजागरण के दूत थे, उर्दू में रसावनाम से रचना करते थे। कवच सुधा हरिश्चंद्र में बाला भोगनी पत्रिकाएं हैं। कवच सुधा काशी से मासिक 5 साप्ताहिक थे। सर आप जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाए, समझ में नहीं आ रहा है। आया मैसेज समझ में आ गया आपको कि जैसे पढ़ा आप समझ में आ रहा है आपको? कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, रोल नंबर नहीं छपेगा ऐसे पढ़ेंगे। टीचर की कैपेसिटी है जो आप चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटे में पूरे सिलेबस में छोटा टॉपिक पढ़ाया हूँ, लेकिन बोलेंगे ऐसे कोई भी रचना सज्जन कल्याण पढ़ प्राश्य राशि विशाल जासुद कामना जन्मे ना जाए तलगुद असंगुद स्वामी ऐसे पढ़ाया जाएगा कि प्रसाद के नाटक है। प्रेमचंद के नाटक ऐसे बोलेंगे, संग्राम प्रभा प्रेम की वेदी। लेकिन आपका सिलेक्शन असंभव। हमारे जो रिजल्ट बने धीरे धीरे वाले हैं, टॉपर हुए हैं, कुछ नहीं जानते थे वो सेलेक्ट हुए, प्रवक्ता हुए, टीजीटी हुए। तो आप सभी लोग दोनों चीजों से संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे। अब मैं पूर्व ज्ञान पे आ रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, घबराने बात नहीं। तो सूफी काव्य की विशेषताएं, अगर मैंने इंटरव्यू पूछा, आप भूल जाइए जो मैंने आपको बताया, ठीक है? भूल जाइए। मैंने अब हम सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आवाज जा रही है आप सभी लोगों को? कोई कमेंट, कोई परेशानी? अभी और अच्छा होगा आप लोग के लिए। बहुत शांति सुन रहे हैं आप लोग। सूफी काव्य की विशेषताएं अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं सूफी काव्य में सभी का मुसलमान थे। तो अगर उत्तर पूछे, प्रश्न पूछे क्या हिंदू कोई नहीं था, तो कह सकते हैं हाँ सर, एक अपवाद के रूप में हिंदू भी थे, सूरदास पंजाबी। अगला पॉइंट, ये प्रबंध काव्य ही लिखे गए। सूफी काव्य की भाषा अवधी ही रही है, और इसमें नारी को सामान्य नारी ना मानकर ईश्वरीय शक्ति का प्रतिरूप माना गया इसमें, ठीक है? तो अगर पूछा है सूफी काव्य की कोई विशेषता है, इसमें कह सकते हैं बहुत मोटी पहचान है कि सूफी काव्य में सभी का मुसलमान थे।
सूफी कवियों की भाषा अवधी ही है। इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। इसमें इस काव्य में नारी को सामान्य नारी न बताकर ईश्वरीय शक्ति का प्रतिरूप माना गया है। ठीक है, ये भी बता सकते हैं। तो हम नोट करेंगे सूफी काव्य की विशेषताएं। तो नंबर 1 लिखिएगा, देखिए सूफी काव्य, नोट करिए आप, सूफी काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख है। इसमें विरह का महत्व अधिक है। नोट करिए, अब लिखा है इसमें विरह का महत्व अधिक है। नंबर 2, इस काव्य में इसका मतलब सूफी काव्य में सभी रचयिता यानी सभी कवि मुसलमान हैं। सभी कवि मुसलमान हैं। नंबर 3, सूफी काव्य की भाषा अवधी है। सूफी काव्य की भाषा अवधी है। नंबर 4, इसमें लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की गई है। अलौकिक प्रेम की वंदना की गई है। नंबर 5, सूफी काव्य में नारी को
सामान्य सूफी काव्य में नारी को सामान्य नारी न मानकर सामान्य नारी न मानकर ईश्वरीय सत्य का प्रतिरूप माना है। प्रतिरूप माना है। यह परमात्मा की प्रतीक बनी है। उसी का आगे नोट करिए, यह परमात्मा की प्रतीक बनी है। यह परमात्मा की प्रतीक बनी है। इसी में नोट ही करना है। यह नारी को भोग्या ना बनाकर, यहां नारी को भोग्या ना बनाकर एक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। एक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। एक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। छठी विशेषता देखेंगे। सूफी काव्य में नोट करिए, सूफी काव्य में प्रेम मार्ग में रुकावट, प्रेम मार्ग में रुकावट डालने वाली शक्ति, शैतान की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। शैतान की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। नंबर 7, सूफी काव्य के प्राय सभी रचनाकारों ने सूफी काव्य के नंबर 7 लिखिएगा। सूफी काव्य के प्राय सभी रचनाकारों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया है और दोहा चौपाई छंद का भी, और दोहा चौपाई छंद का भी, और दोहा चौपाई छंद का भी। पूर्ण विराम। नंबर 8 लिखिए। नंबर 8, सूफी कवियों ने प्रबंधात्मक शैली को अपनाया है। सूफी कवियों ने प्रबंधात्मक शैली को अपनाया है
प्रबंधात्मक शैली को अपनाया है। परंतु यह प्रबंधात्मक शैली भारतीय महाकाव्य और फारसी मसनवी शैली का मिश्रित रूप है। प्रोग्राम मसनवी उस काव्यात्मक शैली को कहते हैं जिसमें किसी तारीखी या हकीकी किस्से का मसलसल बयान होता है। मसलसल बयान होता है। मसलसल बयान होता है। अर्थात दीर्घ काव्य में किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथानक को निरंतर वर्णित किया जाता है। उसे मसनवी शैली कहते हैं। मसनवी शैली कहते हैं। फिर लिखिएगा अलंकार है। कौन सा नंबर होगा? अलंकार कर लीजिए। इसमें उपमा उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा की अधिकता है। ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट हो गया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक पॉइंट
जहाँ सूफी काव्य की विशेषताएं लिखे इससे पहले एक पॉइंट छूट गया था, कवि एक छूट गए थे। क्योंकि देखिए अगर ऐसे पूछा जाए कि नंददास की कौन सी रचना है जो प्रेमाख्यानक मानी गई है, तो ये कहीं नोट कर लीजिए इसे। जैसे नंददास तो देखा जाए तो किस भक्त थे, लेकिन एक प्रेमाख्यानक रचना है, इसीलिए यहाँ जानना जरूरी है। ये लिखे नंददास। नंददास ये जहां सूफी काव्य की विशेषता लिखे है उसके ऊपर कहीं नोट कर लीजिएगा। नोट करिए, यह एक प्रेमाख्यानक, यह एक प्रेमाख्यान परंपरा की रचना है। एक मिनट, प्रमुख ग्रंथ हो क्या रही नंददास प्रमुख ग्रंथ रूप मंजरी। यह प्रेमाख्यान परंपरा की रचना है। यह प्रेमाख्यान परंपरा की रचना है। यह प्रेमाख्यान परंपरा की रचना है। इसमें रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण, इसमें रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। भाषा ब्रज छंद दोहा चौपाई। तो आपसे ये मत कहना सूफी कवि नंददास है। देखिए सूफी नंददास होते एक प्रेमाख्यान परंपरा का ग्रंथ माना गया इनका रूप मंजरी, इसलिए यहाँ बता दिया गया है। एक और लिख लीजिएगा, कुशल लाभ कल्लोल का लिखिए, कल्लोल। कल्लोल करता है ढोला मारूंगा। ढोला मारूंगा दोहा। देखिएगा यह एक राजस्थानी प्रेमाख्यान है। यह एक राजस्थानी प्रेमाख्यान है। यह एक राजस्थानी प्रेमाख्यान है। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार, इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार ढोला और पोगल देश की राजकुमारी पोगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाहोत्तर प्रेम विवाहोत्तर प्रेम और विरह का निरूपण
और विरह का निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप से किया गया है। रूप से किया गया है। मार्मिक रूप से किया गया है। अब आपके सूफी काव्य कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप सभी लोग को राम भक्त का पढ़ाएंगे कल से। तो राम भक्त काव्य में पहले हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे आलवार भक्त, प्रमुख वैष्णवाचार्य, फिर जो है प्रमुख राम भक्त के कवि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास को पढ़ा जाएगा, प्रियादास, फिर अन्य राम भक्त का पढ़ेंगे, फिर अकबर का दरबारी काव्य पढ़ेंगे, फिर कृष्ण भक्त पढ़ेंगे जिसमें छापी कवि हैं, वहाँ भी कुछ आचार्य संप्रदाय हैं, मत हैं, उसको देखा जाएगा। उसके बाद सभी छापी कवियों पर चर्चा किया जाएगा, फिर पूरे भक्तकाल की पंक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ऋतकाल पंक्तियाँ जो है उसके बाद ऋतकाल पढ़ेंगे और बहुत ही हाल ही में हम लोग के टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं भक्तकाल के। ये मान के चलेंगे बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप जो है समान हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं शाम को, जो लाइव क्लास देख रहे होंगे, मैंने कल काल की चर्चा किया है, तो व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे व्याकरण कंप्लीट होगा आपको जो है मैं छोटा पार्ट लेके काव्य शास्त्र की चर्चा करूँगा और साहित्य चलता रहेगा, और परीक्षा तक के आने से पहले ही मैं आप सभी लोगों को पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर दूंगा अच्छे ढंग से और तैयारी के साथ। अगर हमारी परीक्षा जो है आगे बढ़ गई तो और अच्छा बात है, आप पे क्वेश्चन पूछ के तैयार करवाएंगे। प्रयास रहेगा अगर आप लोग मन से पढ़ रहे हैं तो आप लोग कहीं भी रहेंगे, आपकी जब परीक्षा देंगे तो आपके अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन अगर इतने दूर से आप इलाहाबाद में नहीं रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई किया करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो मैंने सूफी काव्य को क्लियर किया। सूफी काव्य में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि जायसी के ग्रंथ पदमाव, तखराव, टाकरी कलाम, चित्ररेखा, कहनामा, मसलनामा, कहावत, नूर मोहम्मद के ग्रंथ इंद्रावती, अम्बावासी, जटमल के ग्रंथ प्रेमविलास, प्रेमलता की कथा, एक गोरा बादल की भी है कथा, उस्मान की चित्रावली है, मंजन की मधमालती है, कुतुबन का मिर्गावती है, चंदायन का मुला दाऊद है, मुला दाऊद का चंदायन है, साहिद का हंसावली है, और उस्मान चित्रावली। इसी तरह सुंदरदास जो संत कवि थे, ज्ञान समूह, सुंदर विलास, कबीर का बीजक है। इस तरह आप लोग पढ़ाई किए। राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी रचनाएं, उनके उपनाम और उनके भाषा क्या है। तो साहित्य में आप भक्ति काल पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया आदिकाल,
भक्ति काल पढ़ रहे हैं। इसके बाद रीत काल आएगा, छोटा टॉपिक है। देखिए या तो क्वेश्चन यहाँ से को बनते हैं, मान के चलिए 10 प्लस ही रहेगा, यहाँ भी कितनों कम रहेगा 5 प्लस, यहाँ भी 5 प्लस ही रहेगा, मतलब 5 6 7 हो सकते हैं। आधुनिक काल में छोटा टॉपिक है भारतन युग। एक दो प्रश्न आएंगे। त्रिवेदी युग तो मान के चलेंगे 4-5 सवाल हो सकते हैं, ठीक है। छायावाद 6 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रगतिवाद 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नए कविता से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप विधा पढ़ेंगे। विधाएं जो है सबसे महत्वपूर्ण है, तीनों पार्ट बचा लीजिए रीत काल तक, आपके 50% साहित्य के प्रश्न अच्छे होंगे। देखिए आदिकाल भक्तकाल रीत काल के अगर सवाल गलत होंगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो विधा जैसे है तो कहाँ पीछे आप देखिए, नाटक है, एकांकी है, नाटक माने इस साल प्रवक्ता में 7 प्रश्न आ गए थे टीजीटी में। उपन्यास से मान के चलिए 10 प्रश्न भी आ सकते हैं उपन्यास से, 18-17 भी आए प्रश्न। कहानी भी ज्यादा पढ़ना है, लेकिन 5 सवाल आ सकते हैं। निबंध से भी कुछ 2-3 सवाल आ सकते हैं, 3-4। और आलोचना प्रवक्ता के सिलेबस में है, यहाँ पे भी आपके अगर टीजीटी होगा तो 2 ही सवाल आते हैं लगभग। देखें फिर आपका लघु विधा होगा, लघु विधा पूरे लघु विधा से 6 प्रश्न मान के चलिए, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा, साहित्य, हमारा प्रमुख यही है। और इसी में गद्य का भी आता है, ये बहुत छोटा पार्ट है गद्य। और फिर इसी में आपके पत्रिकाएं पूरे आ जाएंगे, पत्र लेखा है, इसी में उपनाम आएंगे, ठीक है। पुरस्कार एक लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार आप समझ सकते हैं कि हमको इतने पढ़ना साहित्य में। अब मैं जो बड़े पाठ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखा जाए आपको जो परिश्रम करना है बड़े बड़े पाठों पे, इस पे करना है, उपन्यास पे करना है, कहानी पे करना है, ठीक। अगर यही 5-6 पाठ होते हैं जो बड़े बड़े पाठ होते हैं, और अभी परीक्षा डेट नहीं है, बढ़िया से पढ़िए आराम से,
और अच्छी जगह आप लोग सिलेक्शन पाइए, मेहनत करिए। अगर टीचर गाइड कर रहा है कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, देखिए एक पार्ट है ये। और देखिए अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हो एक पार्ट है हो गया, लगभग 60-70 सवाल यहाँ से बन जाएंगे। ठीक, ये पार्ट पढ़ रहे हैं तो आप रिवीजन करिए। आप पढ़ते होंगे भी क्लास, वहाँ पे लोग ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आइए, आपके टेस्ट करवाएं, चेक करें, आपको वार्ता करें, देखिए क्या जो पढ़ा है तैयार हो रहा है कि नहीं। तो कभी बहुत सारी चीजें आप पढ़ते होंगे अगर हम कर लेंगे तो भूल जाएंगे परीक्षा में। रिवीजन खूब करिए, आराम से अभ्यास करिए, प्रश्न पत्रों को ज्यादा आसान करने का प्रयास करें, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी व्याकरण है, आप लोग डरते हैं काव्यशास्त्र है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण, इतना छोटा सिलेबस है। आप लोग सभी प्रतियोगी ध्यान दीजिए, चाहे बालक वर्ग पाठ हो चाहे बालिका। हम कह रहे हैं कि अगर 1 घंटा रोज पढ़ते रहेंगे संस्कृत साहित्य संस्कृत व्याकरण, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। लेकिन आप कहें भूलता है, तो भूलने की ही दवा तो है जो पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयार होना चाहिए, तैयारी होगी तभी सिलेक्शन होगा। और देखिए इसको भी हमने आपको वर्णमाला की चर्चा की कर चुके हैं बात, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। फिर मैंने संध को पढ़ाया है, इस पे भी आप 2 से 3 सवाल पा जाएंगे। फिर आप विराम चिन्ह पे पढ़े हैं, 1 क्वेश्चन यहाँ से पा सकते हैं आप। ठीक, रिवीजन करिए उसको भैया, रिवीजन। टीचर सिलेबस पूरा कर देगा, आप पूरा कर पाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह पढ़िए, पूरे बार पढ़ सकते हैं, कोई फारसी थोड़ा है, किताबों में तो दिया गया है। संज्ञा पे देखिए प्रश्न आ सकते हैं, सर्वनाम देखिए मैंने पढ़ा दिया, यहाँ से 1 सवाल आ सकते हैं। विशेषण देखिए आप लोग पढ़े होंगे, इस पे भी सवाल मैंने बनाया। और देखिए आप क्रिया पढ़ रहे हैं, क्रिया में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्रिया में आपने वाच पढ़ लिया, आपने कॉल पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं आप कॉल। ठीक, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब, तैयार तो करिए भैया। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़ा रहे हैं, इसको अपना तैयार करिए, किताब में तो है ही है। फिर आपको एक आभास होता होगा, जो हम समझाते हैं वो ज्यादा क्लियर होता होगा। अपने से पढ़ा करिए, 1 घंटा टीचर की 2 घंटा बातें सुनते रहिए। साहित्य पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ा, 2-2 घंटे क्लास कर रहे हैं आप लोग, कम है। इलाहाबाद में 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास चलते हैं सबके, 1.5 घंटा पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सामने प्रत्यक्ष है, देखिए आप अब्बे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं काट के, समझ पा रहे हैं। फिर इसी में पढ़ा जाएगा कारक क्या है, फिर यही कहीं समास बताया जाएगा। ठीक है, 2-3 सवाल आ जाते हैं, कुछ यहाँ से आ जाते हैं, लिंक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको बताया जाएगा। फिर वचन बताया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय बताया जाएंगे आपको। देखिए यहाँ से भी 2 सवाल आ जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे भी तत्सम तद्भव, यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक, आप भी व्याकरण पढ़ते रहिए, हमें पढ़ाना है, उसको सुनते रहिए। आप खुद अब 1 घंटा थोड़ा नौकरी मिलती है, पढ़िए, आप भी पढ़िए। अगर हम टीचर 1 घंटा बताए, 4 घंटा आप खुद पढ़ेंगे तो तैयार होगा। 3 घंटा 2 घंटा सुनने थोड़ा होता है, हर चीज वर्क करना पड़ेगा। देखिए जब भी कुछ करते हैं बड़ा काम, पीसफुल माइंड रखते हैं, जल्दबाजी नहीं, कोई चीज का लक्ष्य होता है। घर में शादी ब्याह पड़ गया, 2 दिन में करना है, तो अच्छे थोड़ा व्यवस्थित हो पाएंगे।
टारगेट होता है ना 2 महीने का, घर में पैसे हैं, अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं पैसे नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं है, आपकी किताबें हैं, मैटर हैं, आप पढ़ लेंगे, नहीं मैटर है, नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो टीचर अगर खड़ा है आपके सामने तो मत सोचिए एक टॉपिक ही आपको बता रहा है, वो पूरा कवर करेगा। आपने जो दक्षिणा जमा किया है और जो पढ़ाई पे आप खर्च कर रहे हैं 100% आप भी रहिए, 100% हम भी रहे। जो टीचर कहे भागनी मत करिए, किचिर पिचिर मत करिए, किताबें जो कहे उसको खरीदिए, कंजूसी मत करिए। इसलिए बहुत सारे टीचर सफल होने के बावजूद भी उनकी सोच निगेटिव बनी रहती है। पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। कभी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे धन नहीं है। धन किसके होता है? धन आएगा जाएगा, धन रुकता नहीं है। ठीक, आप सफल हो जाएंगे तब भी धन नहीं रहेगा आपके पास, ये मत सोचना रखा रहेगा। तो बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति के पास नहीं रुकता है धन, तो आप कैसे रोक पाएंगे? धन वही है जो आए जाए। आपने एडमिशन ले लिया, आपको किसी दे दिए, फिर पैसा आएगा, फिर कहीं दूसरी जगह लगाएंगे, फिर आएगा, फिर कहीं खाने पे लगाएंगे, फिर आएगा कहीं किताब पे लगाएंगे, फिर आएगा कहीं दूसरी जगह लगाएंगे। ठीक, ऐसे धन वही होता है। और शास्त्र भी कहता है धन वही है जो आए जाए। वो सबसे सफल तभी रहेंगे जब सुकून में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को हमारी बातें? बीच बीच में आपको चेक करता हूं कि हमारी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं, हम जो लिख रहे हैं ध्यान आ रहा है कि नहीं, कहां तक लिखना है कहां नहीं। ठीक है, तो एक बार और चेक करें आप लोग को। इसके अलावा आपको वतनी पढ़ना है, वाक शुद्धि पढ़ना है। ठीक, सिमुआक पढ़ने हैं, उपवाक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, दिक्कत नहीं। पदबंध है, संकर शब्द है, केसर शब्द है, रूढ़ शब्द है, योगी शब्द है, रूढ़ शब्द है। समझ पा रहे हैं? काव्य शास्त्र में रस अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, सब सत्य है। भाषा विज्ञान में भाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, भाषा की बोली क्या है, बोली क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, उसकी विशेषताएं क्या है। देवनागरी लिपि है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, भाषा विज्ञान से पूछा जाता है क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य में कालिदास है, भारत है, दंडी है, भवभूत है, माघ है, श्रीहर्ष है, हर्ष है, भास है, बाणभट्ट है, राजशेखर है, जयदेव है। संस्कृत व्याकरण में आपके रूप हैं, धातु हैं, विभक्तियां हैं, संधि है, समास है, अनुवाद है, और आपके आप समझ पा रहे हैं कि कितना शार्ट है। इसी तरह 6 टॉपिक मैंने बता दिया। खुश होते हैं जिस काव्य शास्त्र में रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण, काव्य सब सब बस खत्म। बड़ा सिलेबस आपका साहित्य तो है। सामान्य हिंदी देखिए, अब कहीं समझ में आया तो समझाएगा, समझ में आएगा। काल नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन काल समझ में आया कि नहीं काल आया? कल बताया आपको। तो साहित्य में पढ़ा रहे हैं, आएगा समझ में, लेकिन हड़बड़ाहट मत करिए। इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ाएंगे खूब बढ़िया से। देखिए हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ाएंगे, छायावाद पढ़ाएंगे, परिवाद को ध्यान से देंगे समय, फिर नाटक के समय देंगे, फिर उपन्यास के समय देंगे, कहानी देंगे। ऐसे मेन चीज ये जानते हैं, जितना मैं सूफी का पढ़ा हूँ इतना पढ़ा दूंगा, 1 घंटा पूरा तैयार हो जाएगा आपका लग विधा। कितने छोटे पार्ट हैं। भक्ति काल में समय लग रहा है, ये मत सोचिए कि इसमें इतना लगेगा।
कि जितना भक्ति काल में एक संत का पढ़े उतना नाटक पढ़ सकते हैं लोग इतने समझ से। अभी पूरा लिख डालेंगे इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा बोर्ड पे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे इतना व्याख्या नहीं सुनना है, बस इतना सुनना है कि नाटक में प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे, संग्राम, करबला, प्रेम की डोरी। और आप लोगों के टेस्ट की व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं, बहुत हाल ही में आपको व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। आप सभी लोग